हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटिल बाय एम.एच. अब्राम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्रॉनिकल प्लेज और क्रॉनिकल्स के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हॉलिंसेट जो क्रॉनिकल्स हैं वो शेक्सपियर के प्लेज का एक बड़ा सोर्स हैं। और वहां पे हिस्ट्री प्लेस को लेकर के भी बातें आई, क्रॉनिकल प्लेस को भी लेकर के बातें आई, और किस तरीके से शेक्सपियर के जो मास्टर पीसेस हैं क्रॉनिकल प्लेस में हमने उनके बारे में आपसे बातें की हैं। आज की हमारी इसी सीरीज में ही सी अल्फाबेट से हमारा जो अगला टर्म है वो है क्लीचे। क्या है अगला टर्म हमारा? क्लीचे है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं क्लीचे के बारे में। देखिए क्या है क्लीचे। इज फ्रेंच। क्लीचे क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। थोड़ा सा ये थोड़ा पुराना वर्जन था जिससे मैंने इस टेक्स्ट को लिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। यहां से देखें, क्लीचे इज फ्रेंच फॉर द स्टीरियोटाइप। यहां तक है। क्लीचे क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मैं आपको बता देता हूं क्या होता था। एक तरीके का स्पीकर होता था, या अभी भी है, समझ रहे हैं, जो एक जैसी आवाज करता है। और इसी से ही जुड़ करके हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बन गए, जहां पर क्या होता है कि बस एक परंपरा चली आ रही है मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट करने की, एक दूसरे को, या जैसे कह सकते हैं मेल के द्वारा फीमेल को नीचा दिखाने की। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या है? स्टीरियोटाइप हैं। अब आगे देखिए, दैट इज अ मेटल प्लेट। स्टीरियोटाइप क्या है? एक मेटल प्लेट है, एक धातु की बनी हुई प्लेट है, समझ रहे हैं, विथ अ रेज्ड सरफेस, जिसकी जो सतह है वो कैसी है? रेज्ड है, उठी हुई है। और क्या है? यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। और ये क्या होती है? प्रिंटिंग के इस्तेमाल में आती है। इसके लिए प्रिंटिंग के इस्तेमाल में आती है। अब आगे देखिए, इन इट्स लिटरेरी एप्लीकेशन, किताब में आपको लिखा होगा इन इट्स लिटरेरी एप्लीकेशन, यानी अगर इसकी साहित्यिक जो अनुप्रयोग है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो क्या है? इट सिग्निफाइज, या क्लीचे सिग्निफाइज एन एक्सप्रेशन, एक ऐसी अभिव्यक्ति को दैट डेविएट्स इनफ, जो क्या कर जाती है? हट जाती है पर्याप्त रूप से, फ्रॉम ऑर्डिनरी यूजेस, साधारण इस्तेमाल से, टू कॉल अटेंशन टू इटसेल्फ, इतना ज्यादा कि इसकी तरफ किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं होता है। एंड हैज बीन यूज्ड सो ऑफन, और इसको हमने प्रायः इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है, दैट इट इज फेल्ट टू बी हैकनीड, कि हम इसको महसूस करते हैं कि ये हैकनीड मतलब ओवर यूज्ड हो चुकी है, अपनी जो एग्जिस्टेंस है, अपना जो मीनिंग है उसको खो चुकी है। और क्लॉइंग, ठीक है, या दोनों का मतलब वही समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या हो, वर्ड, ठीक है, या जो फ्रेज है वो घिसा पिटा हो चुका है, ओवर यूज हो चुका है। आई बेग योर पार्डन और सिंसियरली योर्स, जानते हैं हम लोग इसको हमेशा अपनी बातचीत की भाषा में इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। आप आई बेग योर पार्डन बोलते रहिए और सामने वाला जो आदमी है वो आपको कुछ भी नहीं समझने वाला, आपको कोई लोड नहीं लेता है। ये क्या है? आर स्टैंडर्ड यूजेस। ये स्टैंडर्ड यूजेस हैं एक समय के, दैट डू नॉट कॉल अटेंशन टू देमसेल्व्स, जो अपने आप पर, ठीक है, क्या होता है, अब कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं करा पाते हैं, बट लेकिन पॉइंट विथ प्राइड, कौन सा? पॉइंट विथ प्राइड द इटर्नल वेराइटीज, और क्या? अ होल न्यू बॉल गेम एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये सारे टर्म्स मैं आपको एक एक करके इसका मतलब बता देता हूं। पहला है पॉइंट विथ प्राइड, जिसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्रोड्यूस करे। पॉइंट विद प्राइड का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्रोड्यूस करे। दूसरा है द इटर्नल वैरायटीज, इसका मतलब क्या है? एक इसेंशियल बेसिक मोरल प्रिंसिपल, एन इसेंशियल बेसिक मोरल प्रिंसिपल। तीसरा है अ होल न्यू बॉल गेम, ये क्या है? इसका मतलब होता है अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। क्या है? अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब क्या होता है? द इंटायरिटी। क्या है इसका मतलब? द इंटायरिटी, समझ रहे हैं? इंटायरिटी, इनको क्या माना जाता है? आर अकाउंटेड एज क्लीचेज, इनको हम क्या मानते हैं? ठीक है, इनको हम क्लीचे मानते हैं कि ये क्या हो रहे हैं? अपने जो अस्तित्व है, वैल्यू है, उसको खो चुके हैं।
सो आर इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस। और इसी तरह से क्या है इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस, मतलब कि इनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होता है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। यूजेस इन ऑर्डिनरी टॉक ऑफ टर्म्स टेकन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरीज सच एज एलियनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इंटरफेस। और क्या है, सो आर इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस, और इसी तरीके से क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस हैं इन ऑर्डिनरी टॉक ऑफ टर्म्स टेकन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरीज, जो विशेष किससे, वोकेबुलरी से लिए गए हैं, यानी कि जो शब्दकोश है वहां से लिया गया है। किनको, एलिनेशन को, आइडेंटिटी क्राइसिस को और इंटरफेस को। ये ऐसे शब्द हैं आप जिनको क्या कर सकते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस, मतलब क्या है, आप बिल्कुल भी इनको ऑर्डिनरी टॉक में यानी साधारण बातचीत में आप इनको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सम क्लीचेज, कुछ क्लीचेस क्या हैं, आर फॉरेन फ्रेजेस। ठीक है, वो फॉरेन फ्रेजेस हैं दैट आर यूज्ड एज एन आर्क, जिनको कैसे, एक आर्क की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आर्क मीन समझिए यहाँ पे सुपीरियर, श्रेष्ठ, और एलिगेंट, वही हो गया दोनों, एलिगेंट, इक्विवेलेंट फॉर अ कॉमन इंग्लिश टर्म, जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसके लिए, फॉर अ कॉमन इंग्लिश टर्म। कॉमन मीन्स एक सामान्य अंग्रेजी भाषा के टर्म से। कैसे, एक्वापुरा, टेरा फर्मा। ठीक है, एक्वापुरा, टेरा फर्मा मतलब क्या है, फॉरेन फ्रेजेस हैं। अदर्स आर ओवर यूज्ड लिटरेरी इकोज, समझ रहे हैं क्या है, अदर्स आर ओवर यूज्ड लिटरेरी इकोज, दूसरे क्या है, ओवर यूज्ड लिटरेरी इको हैं। आगे देखिए, द कप दैट चीयर्स, द कप दैट चीयर्स इज एन इनएक्यूरेट कोटेशन, ये क्या है, एक गलत, या कह सकते हैं आप अपर्याय कोटेशन है फ्रॉम विलियम कॉपर्स द टास्क। कहां से ली गई है, विलियम कॉपर की द टास्क से, जो आती है 1785 में। रिफरिंग टू टी, समझ आए, रिफरिंग टू टी, द कप्स दैट चीयर बट नॉट इनेब्रिएट, समझ रहे हैं, द कप दैट चीयर्स, ये कहां से लाइन ली गई है, यहां से, दैट चीयर्स बट नॉट इनएब्रिएट, समझ रहे हैं, इनएब्रिएट का मतलब क्या है, ठीक है, मेक ड्रंक, मेक ड्रंक। द कप दैट चीयर्स एक क्या है, एक अपर्याप्त, ठीक है, फ्रेज है, जो विलियम कॉपर के द टास्क से ली गई, जिसका मतलब क्या होता है, टी, चाय होता है, यानी एक ऐसा कप जिसमें नशा नहीं है। ठीक है, दैट चीयर, चीयर आप कर सकते हैं बट नॉट इनेब्रिएट। इन हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, और जानते हैं किसका है, अलेक्जेंडर पोप साहब का। अलेक्जेंडर पोप कमेंट्स, टिप्पणी करते हैं सटायरिकली मतलब व्यंगात्मक रूप से, ऑन सम क्लीचेज, कुछ क्लीचेज पर, दैट अर्ली 18th सेंचुरी पोएटास्टर्स, याद रखिएगा नया टर्म है, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, कौन सा, पोएटास्टर्स, इसका मतलब क्या होता है, अनटैलेंटेड प्रिटेंडर्स टू द पोएटिक आर्ट, जो है क्या है, जो जबरदस्ती के पोएटिक आर्ट को, ठीक है दिखाते हैं, यानी उनके अंदर ईश्वर ने उनको कोई भी कला पोइट्री को लेकर के नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को बड़ा जो है पोएट बताते हैं। समझ रहे हैं, आए आए साए साए धाए धाए भाए भाए। ठीक है, अब हम कहाँ जाएं, ऐसी पोयम लिखने वाले। यूज्ड इन ऑर्डर, ये क्या होते हैं, यूज, जिन्होंने इस्तेमाल किया, इन ऑर्डर टू एक आउट, समझ रहे हैं, इन ऑर्डर टू एक आउट दियर राइम्स, समझ रहे हैं, क्या करने के लिए, एक आउट दियर राइम्स का मतलब क्या है, कि अपनी राइम्स को मिलाने के लिए बस। देखिए, wherever you find the cooling western breeze, in the next line it whispers through the trees, if crystal streams with pleasing murmurs creep, the readers threaten not in vain with sleep। यानी क्या हो रहा है, देखिए, उल्टे पुल्टे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रीज से ट्रीज को मिला रहे हैं, फिर क्रीप को मिला रहे हैं, फिर स्लीप को मिला रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला हमारा जो टर्म है दैट इज कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज। समझ रहे हैं क्या है कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग, जो किसमें है, रीडिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज क्या है।
कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव पोएटिक्स, जिसे हम कॉग्निटिव पोएटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इज एन अप्रोच टू लिटरेचर, ये क्या है, एक लिटरेचर के लिए अप्रोच है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस, इसके नजरिए से, कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से, समझ रहे हैं किसके नजरिए से, कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से, विच इज एसोसिएटेड, जो कि क्या है, जुड़ा है, विद फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हैं किसकी फील्ड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आज आपके सामने चैट जीपीटी है, समझ रहे हैं क्या है, चैट जीपीटी है, और आप अपना कोई भी सवाल वहां पे डालते हैं, आपको खटाक से आंसर मिलना शुरू हो जाता है। कंप्यूटर साइंस है, कॉग्निटिव एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, कॉग्निटिव वही मतलब क्या, आपके जो, ठीक है, मेंटल प्रोसेस से जुड़ी हुई है, उससे कॉग्निटिव एंड इवोल्यूशनरी मतलब क्या है, आप समझिए जो है इवोल्यूशन यानी जो हमारी विकास की साइकोलॉजी है, यानी कैसी, हमारी जो साइकोलॉजी जो क्या हो गई है, जो अब काफी इवोल्यूशनरी हो गई है, वो न्यूरो साइंस मस्तिष्क की बातें, एंड लिंग्विस्टिक्स यानी जो भाषा है, भाषा बोध आप मान लीजिए वो है। कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव साइंस जो है उसको देखिए क्या है, सीक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कोशिश करता है समझने के लिए क्या, द वर्किंग्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इंसान के दिमाग की वर्किंग को, यानी उसके माइंड की कार्यशैली क्या है, उस चीज को चेक करता है, एंड एक्सप्लेन्स, और एक्सप्लेन करता है, लैंग्वेज, भाषा को, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी, इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, किससे, कॉग्निशन, और क्या है, कॉग्निशन का मतलब क्या है, वही है ज्ञान विकसित होने की प्रक्रिया, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी, ये जो कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी है, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली अप्रोचेस लिटरेचर, वो लिटरेचर को अप्रोच करती है, एज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कि क्या है, ब्रेन का एक फंक्शन है, कार्य है, रादर देन किसके बजाय, एज अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी जो है वो ये मानती है कि जो साहित्य है, समझ रहे हैं, साहित्य जो है वो कोई रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन नहीं है, हम कह रहे हैं कि ऑथर रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस जो है गरीब और असहाय लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिच लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेशन, बल्कि ये मानती है कि क्या है, फंक्शन ऑफ द ब्रेन है, लिटरेचर क्या है, वो फंक्शन ऑफ द ब्रेन है, कैसे, इन दिस रिस्पेक्ट, और इसी तरीके से कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी, जो कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी है, सेट्स इटसेल्फ अपार्ट, अपने आप को अलग कर लेती है, फ्रॉम बोथ लिटरेरी फॉर्मलिज्म एंड द न्यू क्रिटिसिज्म, किससे, लिटरेरी फॉर्मलिज्म से और न्यू क्रिटिसिज्म से, यानी कि हम मान करके चलते हैं कि क्या है, ये कोई रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि फंक्शन ऑफ द ब्रेन है, विच ट्रीट द लिटरेरी वर्क एज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर्स थॉट और इंटेंशंस। अब ये देखिए, फॉर्मलिज्म और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो मानते थे, क्या करते हैं, ट्रीट मानते हैं द लिटरेरी वर्क, की जो लिटरेरी वर्क है, एज इंडिपेंडेंट, की वो क्या है, आजाद है, किससे, ऑफ द ऑथर्स थॉट्स और इंटेंशंस, यानी लेखक के विचारों और इरादों से। न्यू क्रिटिक्स में हम क्या मानते हैं, न्यू क्रिटिज्म में हम वर्ड्स ऑन द पेज की बातें करते हैं, कौन सी, वर्ड्स ऑन द पेज के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन ये आप समझिए कि क्या है, ये इस चीज को नकारती है, इसका ये मानना है कि नहीं, क्या है, हम ऑथर को इन्वॉल्व करेंगे, एंड क्रिटिकल अप्रोचेस, और क्रिटिकल अप्रोचेस जैसे सच एज न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज, समझ रहे हैं, विच अज्यूम दैट लिटरेचर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, समझ रहे हैं क्या है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बोथ लिटरेरी फॉर्मलिज्म एंड द न्यू क्रिटिसिज्म, इससे भी अलग मानती है, ठीक है, जो क्या करते हैं, ठीक है, लिटरेचर को यानी लिटरेरी वर्क को इंडिपेंडेंट मानते हैं, किससे, ऑथर के थॉट या इंटेंशन से,
और क्रिटिकल अप्रोचेस, और क्रिटिकल अप्रोच कौन कौन सा? न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, हु गेव द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म, मुझे बताइएगा आप लोग। एंड कल्चरल स्टडीज, और कल्चरल स्टडीज और न्यू हिस्टोरिसिज्म से भी अपने आप को अलग करती है, जो क्या मानते हैं, जो मतलब मानते हैं दैट लिटरेचर यानी साहित्य है इज लार्जली डिटरमाइंड, कि वो क्या है, डिटरमाइंड होता है बृहद स्तर पर बाय फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जो बाहरी जो है वातावरण है उसकी वजह से क्या होती हैं चीजें, ठीक है, हमारे सामने आती हैं, उसी की वजह से लिटरेचर लिखा जाता है। ये इसको भी नहीं मानता है, इसको भी वो क्या करता है, हटा देता है। रफ डिस्टिंक्शन, एक आप क्या करेंगे, रफ डिस्टिंक्शन बनाएं, कैन बी मेड, बनाया जा सकता है बिटवीन कॉग्निटिव स्टडीज, कॉग्निटिव स्टडीज से दैट यूज, जो इस्तेमाल करती हैं लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन, ठीक है, क्यों क्या है, साहित्य एक स्रोत है किसका, सूचना का, अबाउट द ब्रेन, दिमाग के बारे में। एंड दोज दैट यूज रिसर्चेज, समझिए दैट, एंड दोज दैट यूज रिसर्चेज, जो क्या करते हैं, रिसर्चेस का इस्तेमाल करते हैं अबाउट द ब्रेन, ब्रेन की, एज अ वे टू अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर, ताकि क्या किया जाए, साहित्य को बेहतर तरीके से समझा जाए। समझाएं, रफ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन कॉग्निटिव स्टडीज दैट यूज लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन, ठीक है। क्या है कि एक रफ डिस्टिंक्शन आपको ये बताता है कि जो कॉग्निटिव स्टडीज हैं वो क्या करती हैं, साहित्य को मानती हैं कि क्या है, ये जो है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द ब्रेन, समझ रहे हैं क्या है, एक सूचना का स्रोत है किसको लेकर के, दिमाग के बारे में, और किसके बारे में, एंड दोज, और किसके बारे में, दैट यूज रिसर्चेस अबाउट द ब्रेन एज अ वे टू अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर, ठीक है। एक दूसरा क्या है कि हम ब्रेन के जरिए क्या करेंगे, ठीक है, अबाउट द ब्रेन एज अ वे टू अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर, ताकि हम साहित्य को बेहतर तरीके से समझ पाए। समझिए, कॉग्निटिव लिटरेचर क्या मानती हैं कि हम ब्रेन की चीजों को स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी चीजों क्या है, वो ये मान करके चलते हैं कि हम ब्रेन की चीजों को, ब्रेन से उत्पन्न हुई चीजों को नहीं, जो उत्पन्न हुई चीज है उसको हम ब्रेन के जरिए समझेंगे, ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है। इन द फर्स्ट टाइप, पहले टाइप में देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज लिटरेरी लैंग्वेज, पहला जो है वो क्या है, वो लिटरेरी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज लिटरेरी लैंग्वेज, पहले का जो उद्देश्य है वो क्या है, स्टडी ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज, किसका, ये वाला, जो क्या मानता है कि ये लिटरेचर साहित्य का इस्तेमाल कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन, यानी मस्तिष्क की जो क्या है, सूचना है उसका हम स्रोत, ठीक है, मस्तिष्क की जो सूचना है उसके हम स्रोत की तरीके से साहित्य को मानेंगे। इसमें क्या है देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडीज लिटरेरी लैंग्वेज, स्पेशली विशेषतया स्टाइलिस्टिक फीचर्स, विशेषतया हम क्या करते हैं, जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं उसको ध्यान देते हैं, सच एज क्या, मेटाफर एंड एनोलॉजी, मेटाफर और एनोलॉजी दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें हम जटिल मानसिक चीजों से गुजरते हैं, यानी आसानी से आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। लिटरेरी लैंग्वेज जो साहित्यिक भाषा है, इस ट्रीटेड, उसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं एज अ रिच बॉडी ऑफ एविडेंस, ये क्या है, एक रिच बॉडी ऑफ एविडेंस है फॉर ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेसिटीज, इसके लिए, फॉर ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेसिटीज के लिए, सच एज द एबिलिटी टू रजिस्टर इंप्रेशंस, फॉर्म कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट इंटेंशनल स्टेट्स, यूज सिंबल्स एंड प्रोड्यूस नैरेटिव्स, इन सब चीजों का। अब आगे देखिए, द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्चुअल मेटाफर, ये एक नया टर्म आपके लिए है, कैसा है, कॉन्सेप्चुअल मेटाफर, समझिए क्या है, इनिशिएटेड, इसको इनिशिएट किया जाता है, इनिशियली डेवलप, सॉरी, शुरुआत में इसको विकसित किया जाता है किसके द्वारा, बाय जॉर्ज लैकॉफ एंड मार्क जॉनसन, जॉर्ज लैकॉफ और मार्क जॉनसन के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सवाल हो सकता है कहीं पर आपका, हैज बीन पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल, ये विशेषतया काफी प्रभावशाली रहा है। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल मेटाफर है क्या, द फैक्ट, ये तथ्य, दैट अ नंबर ऑफ मेटाफर्स, कई सारे मेटाफर्स अकर इन न्यूमरस लैंग्वेजेस, ठीक है, विभिन्न भाषाओं में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द रिवर ऑफ टाइम और लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये कॉन्सेप्चुअल मेटाफर हैं, ठीक है। सपोर्ट करते हैं, देख लें, इनका मानना है द हाइपोथेसिस दैट द मैपिंग
इन दीज केसेस बिटवीन कॉन्सेप्चुअल डोमेन्स और करिस्पॉन्ड्स टू न्यूरल मैपिंग्स इन द ब्रेन। समझिएगा इसका मतलब क्या है। इन दीज केसेस ये क्या है, बिटवीन कॉन्सेप्चुअल डोमेन्स, ठीक है, क्या है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या, जो भावनात्मक या हम क्या है, ठीक है, जो आपकी अवधारणाएं हैं, वो जो चीजें हैं करस्पॉन्ड्स टू न्यूरल मैपिंग्स इन द ब्रेन। समझ रहे हैं कि यानी हमारे मस्तिष्क की जो चीजें हैं और जो क्या है, जो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, ठीक है, दोनों को हम पैरेलल लेकर के चलने वाले हैं। सीधा कॉग्निटिव व्यू इन द एंट्री मेटाफर, यहां पे आप देख सकते हैं सीरीज ऑफ ऑल्सो रेफर टू जॉर्ज लैकॉफ एंड मार्क जॉनसन मेटाफर्स वी लिव बाय अपडेटेड एडिटेड, यहां तक ठीक है। हाँ, सम वर्क इन दिस एरिया, ठीक है, सम वर्क इन दिस एरिया यूजेस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्या करते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्जर्व द ब्रेन्स रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करने के लिए, मस्तिष्क का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करने के लिए, टू लिटरेरी स्टिमुली, समझ रहे हैं कहां पर, लिटरेरी स्टिमुली यानी साहित्यिक जो उत्तेजना है उसको लेकर के, ठीक है, इंक्लूडिंग रिदम, उसमें क्या रिदम लय भी शामिल है, एंड रेटोरिकल फिगर्स, रेटोरिकल फिगर्स भी, स्पेशली मेटाफर, विशेषतः कौन सा, मेटाफर, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, इन द सेकंड टाइप, दूसरे टाइप में कॉग्निटिव स्टडीज, ये जो कॉग्निटिव स्टडीज हैं अंडरटेक्स, अंडर स्टार्ट शुरू करती हैं टू इल्यूमिनेट लिटरेचर, लिटरेचर को इल्यूमिनेट करना मतलब एकदम से उज्ज्वलित करना, बाय रेफरेंस टू प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेन्स, ऑफ द ब्रेन, यानी किसके रेफरेंस से, जो हमारे ब्रेन के जो क्या है प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो गुण हैं उनसे। वन वे टू डू, इसका एक तरीका है ऐसा करने का, इज टू रेफर टू स्टडीज, कि हम क्या करें, उन स्टडीज को रेफर करें दैट डिमॉन्स्ट्रेट द ह्यूमन कैपेसिटी, जो क्या करें, इंसानी क्षमता को डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्लियर करें, स्पष्ट करें, टू कॉन्स्ट्रक्ट इमेजिन्ड वर्ल्ड्स, कि हम बना सकें, कॉन्स्ट्रक्ट कर सकें इमेजिन्ड वर्ल्ड, ये जो काल्पनिक दुनिया है उसको, टू ट्रैक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम क्या, जो बहुसंख्य स्रोत हैं सूचना के उनको हम ट्रैक कर सकें, और टू अप्लाई या हम लागू कर सकें अ थियरी ऑफ माइंड, थियरी ऑफ माइंड को, दैट इज द एबिलिटी, और ये है क्या, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट्स ऑफ अदर पीपल, यानी ये क्या है, एबिलिटी मीन्स योग्यता है किस चीज को, टू अंडरस्टैंड समझने की, द मेंटल स्टेट्स जो मानसिक स्थिति है ऑफ अदर पीपल अन्य लोगों की, एंड देन टू यूज दीज स्टडीज, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्टडीज का इस्तेमाल करेंगे टू एक्सप्लेन द कॉग्निटिव मोटिवेशन ऑफ सच फीचर्स ऑफ लिटरेचर एज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, समझ रहे हैं, एंड देन टू यूज, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे दीज स्टडीज, इन अध्ययन का, टू एक्सप्लेन, ताकि हम क्या कर सकें, व्याख्या कर सकें, द कॉग्निटिव मोटिवेशन, यानी हमारे माइंड की जो मोटिवेशन है, ऑफ सच फीचर्स, ऐसे फीचर्स का, ऑफ लिटरेचर, साहित्य का, एज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, जैसे कि क्या हो, ये फ्री मतलब आजाद, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष डिस्कोर्स हो, इन विच, जिसमें द थॉट्स ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनके जो विचार हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन द वॉइस ऑफ द नरेटर, वो जो वर्णन कर रहा है, स्टोरी को बता रहा है, उसकी आवाज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और द वेज, या उन तरीकों को, इन विच, जिसमें लिटरेचर इनलिस्ट करता है द इमोशनल रिस्पॉन्सेस ऑफ द रीडर, यानी कि जो इमोशनल रिस्पॉन्स है किसका, रीडर का, हम जैसे लोगों का जो भावनात्मक, ठीक है, रिस्पॉन्स है उनका, सच एज कंसर्न, जैसे कि कंसर्न हो, या सिंपथी फॉर फिक्शनल कैरेक्टर्स, जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी ऑफन अलाइज, प्रायः ये जो स्टडी है अलाइज मतलब अपने आप को जोड़ लेती है विद डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज, किससे, डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज से, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, डी से है ये, बाई आर्गुइंग, ठीक है, ये जिरा करके, दैट द लिटरेरी प्रोसेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कि जो साहित्यिक प्रोसेस है, चक्र है किसका, दिमाग का, रिवील, वो रिवील करता है अडाप्टिव क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जो अडाप्टिव क्वालिटीज है, अडाप्ट मीन्स क्या है, जब आप क्या करते हैं, किसी जगह पर सेट हो जाते हैं, अपना लेते हैं उसे, क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव अस्तित्व को, रिवील अडाप्टिव क्वालिटीज, यानी क्या होता है कि एक जो जानवर होता है वो अपने आप को
ठीक है, जानवर इंसान सारे क्या होते हैं, वो अडाप्ट कर ही लेते हैं समाज में। अगर वो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे डायनासोर्स क्या हुए, वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाए इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो दिखाता है किस चीज को, ठीक है, किस चीज को, अडाप्टिव क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट हैव सर्व्ड, जिसने सर्व किया है द इवोल्यूशनरी इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन स्पेसीज, यानी मानव जो प्रजाति है उसका इवोल्यूशनरी इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या, इवोल्यूशन हुआ, क्रमिक विकास हुआ हमारा, ठीक है, हम बंदरों से चिंपैंजी से प्रगति करते करते इंसान बने। तो हमारा इंटरेस्ट क्या था, हमारा हमारी जो रुचि क्या थी, कैसी ऐसी रुचियां थी जिनको हमने बनाए रखा है इस चीज को लेकर के। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टर्म कॉमेडी के साथ में। देखते रहिए डायरेसिस विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।